आज हम कक्षा 12वीं की रसायन शास्त्र विषय के अंतर्गत जिस इकाई का अध्ययन करेंगे उसका नाम है सतह रसायन या पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। और इसके अंतर्गत कोलाइड अवस्था का अध्ययन करेंगे। कोलाइड अवस्था में जिन बिंदुओं पर हम यहाँ अध्ययन करेंगे उनमें पहला है कोलाइड क्या होते हैं, उसके बाद कोलाइड और वास्तविक विलयन और निलंबन में अंतर पढ़ेंगे। कोलाइड का वर्गीकरण हम देखेंगे, ये वर्गीकरण 5 प्रकार का होगा। इसके बाद द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर देखेंगे। बहुआण्विक, बृहद आणविक और संगुणित कोलाइड क्या है ये हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हम मिसेल, साबुन के प्रक्षालन की क्रियाविधि, इनका अध्ययन करेंगे। तो आज हम प्रारंभ करते हैं अपनी इस क्लास को कोलाइड विज्ञान से। तो सबसे पहले प्रश्न है कि कोलाइड क्या है। कोलाइड की खोज का अगर हम इतिहास देखें तो सबसे पहले सन 1861 में 1861 में थॉमस ग्राहम ने विलयन में विलेय पदार्थों की प्रकृति का अध्ययन किया था और उन्होंने ये बताया था कि विलेय पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलार और दूसरा कोलाइड। ये जो प्रकार उन्होंने बताए थे वो इस आधार पे थे कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चर्म पत्र या पार्चमेंट पेपर से विसरित हो जाते हैं, इन्हें हम क्रिस्टलार कहते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चर्म पत्र से विसरित नहीं होते या अत्यंत धीमी गति से विसरित होते हैं, ऐसे पदार्थों को कोलाइड कहा जाता है। पहला जो प्रकार उन्होंने बताया था वह था क्रिस्टलार। क्रिस्टलार का साधारण उदाहरण हम जानते हैं, जैसे नमक। NaCl ये क्रिस्टलार है क्योंकि इसमें जो नमक का विलयन बनता है ये चर्म पत्र से विसरित हो सकता है, चर्म पत्र से निकल सकता है। जबकि दूसरे प्रकार के जो पदार्थ थे उन्होंने इससे नाम दिया कोलाइड। और ये कोलाइड ऐसे पदार्थ थे जिनका अगर हम प्रकृति देखें तो ये गुण के समान, क्योंकि कोलाइड शब्द का ही अगर हम उत्पत्ति देखें इसका, कोलाइड शब्द इंग्लिश में COLLOIDS, कोलाइड शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा में कोलाइड शब्द के 2 भाग किए गए, एक है कोला, कोला का अर्थ होता है गुण या ग्लू, और दूसरा अर्थ है एओइड्स, इसका अर्थ है लाइक यानी समान या जैसा। थॉमस ग्राहम ने ये बताया कि गोंद के जैसे जो पदार्थ होते हैं वो कोलाइड कहलाते हैं क्योंकि ये चर्म पत्र से या पार्चमेंट पेपर से विसरित नहीं होते हैं। तो काफी समय तक ये धारणा को मान्यता दी गई, परंतु कुछ समय पश्चात ये देखा गया कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो क्रिस्टलार और कोलाइडी विलयन दोनों के समान व्यवहार करते हैं। जैसे इसमें उदाहरण नमक का ही लिया गया कि नमक का अगर जल में विलयन बनाया जाए, NaCl प्लस जल, ये विलयन अगर बनाया जाए तो ये विलयन में नमक क्रिस्टलार के समान कार्य करता है, ये वास्तविक विलयन भी कहलाता है। और इसमें नमक क्रिस्टलार के समान कार्य करता है। जबकि इसी नमक को यदि बेंजीन में घोल दिया जाए तब यह कोलाइड के समान कार्य करता है। इसका तात्पर्य है कि एक ही नमक पदार्थ एक ही है, विलेय एक ही है, और एक ही विलेय विलायक बदलने पर क्रिस्टलार का भी कार्य कर सकता है और कोलाइड का भी कार्य कर सकता है। इस आधार पर आधुनिक धारणा बनी है और आधुनिक धारणा में ये माना जाता है कि कोलाइड कोई पदार्थ नहीं है बल्कि किसी भी पदार्थ की एक अवस्था है और ये अवस्था उसके कणों के आकार पर निर्भर करती है। तो इस आधार पर आधुनिक धारणा पर आते हैं, आधुनिक परिभाषा पर।
कोलाइड द्रव्य की अवस्था है, किसी भी पदार्थ की अवस्था है। कोलाइड कोई पदार्थ नहीं है बल्कि द्रव्य की अवस्था है। और इस अवस्था की विशेषता ये होती है कि इसमें जो कण का आकार है, ये कण का आकार अवस्था को निर्धारित करता है। आधुनिक धारणा के अनुसार कोलाइडी कणों का आकार 1 nm से 1000 nm 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य माना गया है। तो किसी भी यदि विलयन में विलय के कण यदि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज का व्यास रखते हैं तो ऐसे कणों को कोलाइडी कण कहते हैं, ऐसे विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। इस कोलाइडी विलयन की विशेषता ये होती है कि इसमें जो दो भाग होते हैं, ये दो भाग ठीक उसी प्रकार से होते हैं जैसे कि एक साधारण विलयन में होते हैं। साधारण विलयन का यदि हम देखें, ये द्विअंगी होता है। पहला भाग इसमें होता है विलेय और दूसरा भाग होता है इसमें विलायक। साधारण विलयन को यहाँ हम वास्तविक विलयन भी कहते हैं। तो वास्तविक विलयन द्विअंगी होता है, दो अंग होते हैं उसके। पहला भाग होता है इसमें विलेय और दूसरा भाग होता है विलायक। ठीक इसी प्रकार से कोलाइडी विलयन में भी दो भाग होते हैं। एक भाग जो विलेय होता है इसे कहा जाता है परिक्षिप्त प्रावस्था, और दूसरा भाग जो विलायक होता है इसे कहा जाता है परिक्षेपण माध्यम। इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। वास्तविक विलयन में विलेय जो है वो कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाता है, इसे डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। और जो कोलाइडी विलयन में विलायक है ये परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। यहाँ पर माध्यम विलायक, इसे आप याद रख सकते हैं, परिक्षेपण माध्यम। अब इन शब्दों में भी ध्यान दीजिए, ये परिक्षिप्त, यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था शब्द है और यहाँ परिक्षेपण माध्यम शब्द है। तो कोलाइडी विलयन इस प्रकार से एक विषमांगी तंत्र होता है। समांगी और विषमांगी ये दोनों शब्द आप जानते हैं। ये एक विषमांगी तंत्र होता है जिसमें दो प्रकार की प्रावस्थाएं होती हैं, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा परिक्षेपण माध्यम, जो किसी विलयन के विलेय और विलायक को इंगित करती हैं। अब इस कोलाइड विलयन की जो विशेषता है वो ये है कि ये कोलाइडी विलयन के जो कणों का आकार है ये वास्तविक विलयन से अधिक होता है परंतु निलंबन से कम होता है। यहाँ हमारा दूसरा बिंदु है कि कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन और निलंबन में हमें अंतर पढ़ना है। तो यहाँ देखिए, जो कोलाइडी विलयन है इसके कण का आकार है 1 nm से 1000 nm के बीच। ये लगभग आकार है, अलग अलग पुस्तकों में इसमें आकार में थोड़ी सी भिन्नता है, तो ये लगभग आकार माना जाता है 1 nm 1000 nm। यदि हम कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन और निलंबन में अंतर देखें तो ये अंतर हमें इसके कणों के आकार को और स्पष्ट कर देता है। यदि कणों के आकार देखें तो सबसे छोटे कणों का आकार होता है वास्तविक विलयन का, उससे बड़ा आकार होता है कोलाइडी विलयन का, और सबसे बड़े कण होते हैं निलंबन के। इसे हम देख सकते हैं विलयन बनाकर भी। ये वास्तविक विलयन है। वास्तविक विलयन में विलयन वाले अध्याय में आपने जल में शर्करा या जल में नमक घोलकर वास्तविक विलयन बनाया था। यहाँ पर विलेय की उपस्थिति को प्रकट करने के लिए मैंने इसमें कॉपर सल्फेट का उपयोग किया है। तो कॉपर सल्फेट और जल का विलयन है, ये वास्तविक विलयन है। और इस वास्तविक विलयन में देखिए कणों का जो आकार होता है वो सबसे छोटा होता है। दूसरा, ये कोलाइडी विलयन का उदाहरण है, दूध है ये, और इस दूध में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में है। ये पायस का भी उदाहरण है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से पायस पूछा जाता है कि पायस क्या है, जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं। तो ये दूध है जो कोलाइडी विलयन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। तीसरा, निलंबन। निलंबन के लिए उदाहरण देखिए,
कि कुछ रेत के कण हैं जो नीचे तली में बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और जल है। यदि जल में रेत के कणों को विलय करने का प्रयास किया जाए तो रेत के कण हमको स्पष्ट दिखाई भी दे रहे हैं और कुछ समय पश्चात नीचे भी बैठ जा रहे हैं। ये निलंबन का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन और निलंबन, इन तीनों में यदि हम अंतर देखें तो पहला अंतर जैसा हमने देख ही लिया है कि पहला अंतर है इसके कणों का आकार। कोलाइडी विलयन के कणों का आकार 1 nm से 1000 nm के बीच होता है, जबकि वास्तविक विलयन के कणों का आकार 1 nm से भी कम होगा। वास्तविक विलयन में कणों का आकार 1 nm से भी कम होगा और निलंबन में कणों का आकार 1000 nm से अधिक होगा। यदि कण आप बनाएं तो सबसे छोटे कण किसके बनेंगे? वास्तविक विलयन के, उसके बाद कोलाइडी विलयन के, और सबसे बड़े कण जैसा आपने देखा भी है बीकर में, ये है निलंबन का। कोलाइडी विलयन और वास्तविक विलयन तथा निलंबन में दूसरा अंतर हम कर सकते हैं इनकी छनन क्षमता के आधार पर। यदि इन्हें छाना जाए, जिसे हम छननता कहते हैं, फिल्टर पेपर लगाकर यदि हम इसे छान कर देखें तो छानने पर जो कोलाइडी विलयन है ये साधारण फिल्टर पेपर से तो निकल जाते हैं, परंतु जो चर्म पत्र होता है, पार्चमेंट पेपर जो होता है, उससे ये नहीं निकल पाते। जबकि वास्तविक विलयन दोनों ही पेपर से, मतलब फिल्टर पेपर साधारण और चर्म पत्र, इन दोनों ही पत्रों से निकल जाते हैं। निलंबन दोनों ही पत्रों से विस्तृत नहीं हो पाते, नहीं निकल पाते, ना तो फिल्टर पेपर से निकल पाते हैं और ना ही ये चर्म पत्र से निकल पाते हैं। तो छननता के आधार पर कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो केवल चर्म पत्र से विस्तृत नहीं होते हैं, चर्म पत्र से विस्तृत नहीं होते हैं। जबकि वास्तविक विलयन जो होते हैं ये चर्म पत्र और फिल्टर पेपर दोनों से विस्तृत होते हैं। निलंबन दोनों से विस्तृत नहीं होते। तीसरा अंतर हम लेंगे, इनमें जो विलय के कण है उनके नीचे बैठने की क्षमता। नीचे बैठने की क्षमता को हम सेटलिंग भी कहते हैं। नीचे बैठना, सेटलिंग। इसमें आपने कोलाइडी विलयन को यदि देखा है तो इसके कण नीचे नहीं बैठते हैं, क्योंकि ये कोलाइडी विलयन आपने ये देखा है दूध को, इसमें कण नीचे नहीं बैठते हैं। दूसरा वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन में भी यदि विलय के कण देखा जाए तो ये नीचे बैठे हुए दिखाई नहीं देते हैं। जबकि तीसरा यदि निलंबन देखा जाए तो निलंबन में जो विलय के कण हैं ये नीचे बैठे हुए आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ये सेटलिंग कहलाता है। नीचे बैठने का गुण कोलाइडी विलयन में विलय के कणों में नहीं पाया जाता, वास्तविक विलयन में भी नहीं पाया जाता, जबकि निलंबन में ये गुण पाया जाता है। यहाँ पर विलय नीचे बैठते हैं। चौथा गुण इनकी दृश्यता से संबंधित लेते हैं। दृश्यता इनकी, यदि इन्हें देखा जाए कणों को तो किस प्रकार से इन्हें देख सकते हैं। कोलाइडी विलयन जो है इसके कणों को हम अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही केवल देख सकते हैं। साधारण नेत्र से इन्हें नहीं देखा जा सकता, साधारण सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। इनके लिए कणों का आकार चूंकि छोटा है, देखने के लिए जो सूक्ष्मदर्शी होता है वो होता है अति सूक्ष्मदर्शी। वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं वो अदृश्य होते हैं, इन्हें देखा नहीं जा सकता। जबकि निलंबन के जो कण होते हैं ये आप देख ही सकते हैं। निलंबन के जो विलय के कण हैं वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ये 4 मुख्य अंतर है। चूंकि ये अध्याय जो है, इस अध्याय में जो कुल अंक है वो 4 हैं और इससे 2 जो अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने हैं और 2 अंक के एक प्रश्न आना है। तो यहाँ पर जो छोटे प्रश्न बनते हैं उन छोटे प्रश्नों में अंतर यदि पूछा जाए कि कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन और निलंबन में अंतर क्या है, तो इन 4 अंतरों में से आप कोई भी 2 अंतर लिख सकते हैं। इन 4 अंतर के अतिरिक्त
कुछ जो अंतर है इन तीनों विलयनों में वो होते हैं इनके कोलाइडी विलयन के गुणों से संबंधित, और ये गुण आगे हम अगले भाग में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ इनका परिचय मैं आपको दे रही हूँ। इसमें पहला गुण है इनका टिंडल प्रभाव, दूसरा गुण स्कंदन, तीसरा विद्युत कण संचलन, और चौथा ब्राउनी गति। इन चार गुणों के आधार पर भी हम कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन और निलंबन में अंतर कर सकते हैं, पर ये गुण पर आधारित है जिनका अध्ययन हम विस्तार से करेंगे। तो इसमें पहला जो है वो है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव के लिए आप यहाँ केवल इतना याद रखिए कि जब कोलाइडी विलयन के द्वारा या किसी विलयन के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाता है तो इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो ये कोलाइडी विलयन में ही पाई जाती है ये घटना, टिंडल प्रभाव, प्रकाश के प्रकीर्णन की। दूसरा, ये जो वास्तविक विलयन है, ये वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं, और निलंबन भी टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं। अगली जो इसमें गुण है, महत्वपूर्ण गुण है, वो है स्कंदन। स्कंदन भी केवल कोलाइडी विलयनों में ही पाया जाता है। कोलाइडी विलयन जो है किसी विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में अवक्षेपित हो जाते हैं, जिसे स्कंदन कहते हैं। ये स्कंदन भी केवल कोलाइडी विलयन में पाया जाता है, निलंबन में नहीं पाया जाता। तीसरा गुण है इसका विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन का अर्थ होता है कि जब किसी कोलाइडी विलयन को दो विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा जाता है तो कोलाइडी कण अपने से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन करते हैं, और ये अभिगमन विद्युत कण संचलन कहलाता है। ये गुण भी केवल कोलाइडी विलयन में पाया जाता है, वास्तविक विलयन या निलंबन में ये गुण नहीं पाया जाता। और अंतिम है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति कोलाइडी विलयन का विशेष गुण है। सभी कोलाइडी कण जो होते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं, जिसे ब्राउनी गति कहते हैं, और ये गुण भी कोलाइडी विलयन का है जो वास्तविक विलयन और निलंबन में नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार ये अंतर हुआ कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन और निलंबन में। इसके बाद हम आएंगे अगली विषय वस्तु पर, जो है कोलाइडी विलयन की वर्गीकरण। कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण 5 आधार पर किया गया है। और इन 5 आधारों में सबसे पहला आधार है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इन दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो पहला वर्गीकरण हम देखेंगे जो कि भौतिक अवस्था के आधार पर है। भौतिक अवस्था 3 प्रकार की होती है, जैसा आप जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और इस आधार पर यदि कोलाइडी तंत्र को बनाया जाए तो 8 प्रकार के कोलाइडी तंत्र बनते हैं। इनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम भिन्न भिन्न लेते हुए हम उदाहरण देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले परिक्षिप्त प्रावस्था लेंगे, ठोस,
ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था में परिक्षेपण माध्यम 3 प्रकार के हो सकते हैं, जैसा आप जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। कोलैडी विलयन के वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण हम पढ़ेंगे जो आधारित है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। जैसा हम जानते हैं कि भौतिक अवस्था 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव और गैस, परिक्षिप्त प्रावस्था की भी और परिक्षेपण माध्यम की भी। और इस प्रकार यदि कोलैडी तंत्र देखा जाए तो इसमें कोलैडी तंत्र 8 प्रकार के होते हैं। ये 8 प्रकार किस प्रकार बने देखिए। इसमें परिक्षिप्त अवस्था पहले हमने लिया है ठोस। इसके लिए परिक्षेपण माध्यम 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला ठोस में ठोस यदि कोलैडी विलयन बनाया जाए तो इसे कहते हैं ठोस सॉल्ट, और इसका उदाहरण है रंगीन कांच। यदि परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम द्रव है तब बनते हैं सॉल्ट। और ये सॉल्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है ये कि जब किसी परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस को परिक्षेपण माध्यम द्रव में मिलाया जाता है तब जो कोलैडी विलयन बनता है उसे सॉल्ट कहते हैं। जैसे सोना और चांदी के सॉल्ट या आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्ट। परिक्षिप्त प्रावस्था यदि ठोस है और परिक्षेपण माध्यम गैस है तब जो कोलैडी तंत्र बनता है उसे एरोसॉल कहते हैं। इसका उदाहरण है धुआं या धूल। अब परिक्षिप्त प्रावस्था को द्रव लें तो द्रव परिक्षिप्त प्रावस्था होने पर फिर परिक्षेपण माध्यम 3 प्रकार के हम लेंगे। यदि परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम ठोस है तब जो कोलैडी तंत्र बनता है उसे जेल कहते हैं। इसका उदाहरण है जेली या पनीर। यदि परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव है तब जो कोलैडी विलयन बनता है उसे हम कहते हैं पायस। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। पायस या इमल्सन क्या है? इमल्सन में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव हैं और इसका उदाहरण है दूध, जो आपको पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ कोलैडी विलयन में। ये पायस का उदाहरण है। तीसरा प्रकार परिक्षिप्त अवस्था द्रव है परंतु परिक्षेपण माध्यम गैस है। ऐसी स्थिति में जो तंत्र बनता है उसका नाम होता है एरोसॉल द्रव। अब यहाँ ये जो एरोसॉल बना है ये एरोसॉल ठोस है, इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है। ये उदाहरण है इसका बादल या कोहरा। परिक्षिप्त प्रावस्था यदि गैस लिया जाए तब परिक्षेपण माध्यम ठोस होने पर जो तंत्र बनता है उसे फोम कहते हैं। इसका उदाहरण है झावा पत्थर या जिसे प्यूमिक स्टोन कहा जाता है। और यदि परिक्षिप्त प्रावस्था गैस है और परिक्षेपण माध्यम द्रव है तब जो तंत्र होता है उसे झाग वाला तंत्र कहते हैं और इसका उदाहरण है साबुन और अपमर्चक। तो इस प्रकार कोलैडी विलयनों के इस वर्गीकरण में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो होते हैं सॉल्ट, जेल और पायस के। सॉल्ट देखिए, सामान्यतः कोलैडी विलयन को जब भी हम संबोधित करते हैं तो उसे सॉल्ट ही कहते हैं। उसका कारण ये है कि जैसे विलयन में हम विलय को ठोस और विलायक को जल या द्रव मान के चलते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ कोलैडी विलयन में सॉल्ट कहा जाता है जिसमें परिक्षिप्त अवस्था ठोस होती है और परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है। जेल जिसमें द्रव परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम ठोस है। और पायस जिसमें दोनों ही प्रावस्थाएं द्रव होती हैं। दूसरा जो वर्गीकरण है वो है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की अंतःक्रिया या अन्योन क्रिया के आधार। यहाँ जो शब्द लिखा है नया वो देखिए, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों हैं और इन दोनों के बीच में अंतःक्रिया हो रही है। अंतःक्रिया शब्द का क्या अर्थ है? ये समाजशास्त्र का शब्द है। वैसे अंतःक्रिया का अर्थ ये होता है कि जब दो कोई व्यक्ति मिलते हैं तो वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो व्यवहार 2 ही प्रकार का होता है, एक या तो बंधुता या लगाव का होता है जैसे स्नेह का व्यवहार करते हैं, या फिर दूसरा बंधुता और लगाव न हो तो ये घृणा का व्यवहार होता है। इस आधार पर जो परिक्षिप्त प्रावस्था है और परिक्षेपण माध्यम है इन दोनों में भी जो व्यवहार होता है वही कहलाता है अंतःक्रिया। तो इसमें जब परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम के समीप लाया जाता है तब जिस प्रकार का व्यवहार होता है उसके आधार पर कोलैडी विलयन 2 प्रकार की होती है। पहले कोलैडी विलयन वे होते हैं जिनमें
परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में परिक्षिप्त प्रावस्था को लाने पर बंधुता का भाव होता है, और दूसरा जिसमें बंधुता का भाव नहीं होता। पहला कहलाता है द्रव स्नेही और दूसरा द्रव विरोधी। इसे इंग्लिश में लायोफिलिक और इसे लायोफोबिक कहा जाता है। कभी कभी अंग्रेजी नाम को हिंदी में दिया जाता है, जो कि हमारा माध्यम हिंदी है, इसलिए यहाँ ध्यान देंगे। ये लायोफिलिक है और ये लायोफोबिक है। ये लायोफिलिक और लायोफोबिक शब्द का ही अर्थ हम देखें तो लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट, विलायक, और यहाँ फिलिक शब्द है, फिलिक का अर्थ होता है लविंग, स्नेह रखने वाला। जबकि यहाँ फोबिक शब्द है, इसका अर्थ होता है घृणा करने वाला, हेटिंग। तो इनके जो अर्थ हैं शब्दों से ही आप इनका अनुमान लगा सकते हैं परिभाषा का, कि जब किसी परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाया जाता है और उनके बीच में लगाव होता है या बंधुता होती है, तो इस प्रकार के कोलाइडी विलयन को द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहते हैं। इसके ठीक विपरीत, यदि किसी परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने पर दोनों विलयनों के मध्य कोई लगाव या कोई बंधुता न हो, तो इस प्रकार के विलयन को हम कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। इन दोनों कोलाइड की ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता ये है कि कोलाइडी विलयन द्रव स्नेही जो होता है, चूंकि बंधुता या लगाव के कारण बना है, इसलिए इसमें स्थायित्व होता है। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड जो होता है ये अस्थायी होता है। तीसरी विशेषता इसकी होती है उत्क्रमणीयता। द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम इन दोनों को संपर्क में लाने पर शीघ्रता से इनका निर्माण होता है। और यदि हम चाहें तो अगर परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम द्रव है, कोई सॉल है, तो यदि उसमें वाष्पन करें तो वाष्पन करने पर परिक्षेपण माध्यम अलग हो जाएगा और परिक्षिप्त अवस्था बची रहेगी। तो परिक्षिप्त प्रावस्था जो है वो ठोस रूप में पुनः प्राप्त की जा सकती है। और यदि उस परिक्षिप्त प्रावस्था को पुनः परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाया जाए तो कोलाइडी विलयन फिर से प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसे उत्क्रमणीय विलयन कहा जाता है, या ये इसकी उत्क्रमणीयता कहलाती है। जबकि द्रव विरोधी जो कोलाइड होते हैं ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। इसका अर्थ ये है कि द्रव विरोधी कोलाइड में यदि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इसमें हम परिक्षेपण माध्यम को अलग करने का प्रयास करें तो वाष्पन होने के बाद यदि परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस रूप में है तो पुनः परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर कोलाइडी विलयन का निर्माण कभी भी नहीं होता है। इनके उदाहरण में द्रव स्नेही जो कोलाइड है ये साधारणतः गोंद, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्राकृतिक बहुलक जो है वो सभी द्रव स्नेही कोलाइड बनाते हैं। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं महंगी धातुओं के, जैसे सोने का सॉल, एयू सॉल, गोल्ड सॉल, एजी सॉल। ये इनकी परिभाषा है जिसे आप लिख सकते हैं। अब इस परिभाषा के आधार पर ही हम इन दोनों प्रकार के कोलाइडी विलयनों में अंतर देखेंगे। पहला अंतर होगा इनकी बनाने की विधि के आधार पर। द्रव स्नेही कोलाइड विलयन को सरलता से बनाया जा सकता है, क्योंकि इनकी परिभाषा से आप समझ गए हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड बनाने के लिए जैसे ही परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाया जाता है तुरंत कोलाइड बन जाता है। तो इनकी बनाने की विधि सरल होती है, इन्हें सरलता से बनाया सकता है। जबकि द्रव विरोधी जो कोलाइड होते हैं इनमें बनाने की विधि जो होती है वो सरल नहीं होती, कठिनाई से इन्हें बनाया जाता है और इसके लिए विशेष विधियों का उपयोग किया जाता है। साधारण विधियों के द्वारा इनका निर्माण संभव नहीं है।
दूसरा अंतर जो इसमें होता है वो है इनके स्थायित्व का, जो परिभाषा में हम देख चुके हैं। स्थायित्व, द्रव स्नेही कोलाइड में स्थायित्व अधिक होता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। अब छोटे 2 नंबर के प्रश्नों में ये पूछा जाता है कि द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं वो स्थायी क्यों होते हैं। तो इसका एक कारण ये है कि जो द्रव स्नेही कोलाइड है, यदि इसमें परिक्षेपण माध्यम जल है तो ये सुगमता से जलयोजित होते जाता है और इसके कारण इसका स्थायित्व बना रहता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड में जलयोजन नहीं होता है। तीसरा, उत्क्रमणीयता। द्रव स्नेही कोलाइड उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। एक बार इनसे ठोस प्राप्त करने के बाद या परिक्षिप्त प्रावस्था प्राप्त करने के बाद पुनः परिक्षेपण माध्यम संपर्क में लाने पर इनका निर्माण हो जाता है, इसलिए ये उत्क्रमणीय होते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड अनुत्क्रमणीय होते हैं। कुछ गुण, इनकी विशेषताएं जो हैं वो भौतिक गुणों से संबंधित हैं। भौतिक गुणों में 2 गुण महत्वपूर्ण हैं। एक है पृष्ठ तनाव और दूसरा श्यानता। द्रव स्नेही कोलाइड का पृष्ठ तनाव कम होता है और श्यानता अधिक होती है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड में यदि देखा जाए तो पृष्ठ तनाव और श्यानता ये दोनों परिक्षेपण माध्यम के बराबर होती है। परिक्षेपण माध्यम के बराबर। कुछ प्रकाशीय गुणों के आधार पर भी अंतर हो सकता है, जैसे टिंडल प्रभाव जो भी आपसे कहा था हमने, इसका डिटेल हम पढ़ेंगे अगले भाग में। टिंडल प्रभाव यानी प्रकाश का प्रकीर्णन, ये द्रव स्नेही कोलाइड में कम होता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड में ये अधिक दिखाई देता है। विद्युत कण संचलन से संबंधित महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जो कोलाइडी विलयन है वो आवेशित होते हैं, तो इसमें द्रव स्नेही कोलाइड जो होता है वो या तो धन आवेशित होता है या ऋण आवेशित, या इस पर कोई आवेश नहीं होता, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड जो है ये केवल 2 ही प्रकार के आवेशित हो सकता है, या तो धन आवेशित या ऋण आवेशित। तो इस प्रकार द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में हम अंतर कोई भी 2 याद कर सकते हैं, जो 2 नंबर के प्रश्न के लिए पर्याप्त है। तीसरा जो हमारा वर्गीकरण का आधार है वो है परिक्षेपण माध्यम के आधार पर। परिक्षेपण माध्यम के आधार पर किस प्रकार से हम कोलाइडी विलयन को वर्गीकृत करेंगे। तो पहला परिक्षेपण माध्यम जानते हैं आप, सार्वत्रिक विलायक जल। जल अगर परिक्षेपण माध्यम है तब जो सॉल बनता है उसे एक्वासॉल या हाइड्रोसॉल कहते हैं। यदि बेंजीन परिक्षेपण माध्यम है तब सॉल का नाम होता है बेंजोसॉल। परिक्षेपण माध्यम यदि अल्कोहल है तो सॉल हमारा कहलाएगा एल्कोसॉल। और अंतिम यदि परिक्षेपण माध्यम वायु एयर, तब आप जानते हैं इसे हम कहते हैं एरोसॉल। ये परिक्षेपण माध्यम के आधार पर बिल्कुल सरल सा वर्गीकरण है, जिसमें महत्वपूर्ण है एरोसॉल है। परिक्षेपण माध्यम अगर वायु है तो ऐसा सॉल एरोसॉल कहलाता है। चौथा वर्गीकरण आवेश के आधार पर भी हम कर सकते हैं। आवेश के आधार पर यदि हम वर्गीकरण देखें तो कोलाइडी विलयन पर 2 प्रकार के आवेश होते हैं। पहला धन आवेश वाले और दूसरा ऋण आवेश वाले। धन आवेश वाले कोलाइडी विलयन जो होते हैं उनमें जैसे आपके पाठ्यक्रम में है फेरिक हाइड्रोक्साइड, Fe,
OH थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, और ऋणावेशित जो कोलाइडोसॉल होते हैं उसमें आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3 इत्यादि। अंतिम जो वर्गीकरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा के लिए इससे अंश से प्रश्न आते ही हैं। ये है आणविक आकार के आधार पर। आणविक आकार के आधार पर अगर हम कोलाइडी विलयन को विभाजित करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है इसमें बहु आणविक कोलाइड, दूसरा वृहद आणविक कोलाइड, और तीसरा होता है संगुणित कोलाइड। या इसे मिसेल कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द माइसेल है जिसका हिंदी अनुवाद हमारे लिए मिसेल दिया गया है। तो आणविक आकार के आधार पे जैसा शब्द ही है कि इसमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था है, आणविक आकार किसका लिया जाएगा? परिक्षिप्त प्रावस्था का। परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण है वो कणों का आकार 3 प्रकार के कोलाइडी विलयन को बनाता है। इसमें पहला बहुआण्विक कोलाइड है। बहुआण्विक कोलाइड की विशेषता ये होती है कि इसमें बहुत ही छोटे कण कोलाइड के होते हैं जो 1 nm से भी छोटे होते हैं। यदि कण 1 nm से छोटे हैं तब कणों में जो परमाणु या अणु हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं और इनके जुड़ने से एक बड़ा अणु बनता है। ये क्रिया गोल्ड-सॉल में होती है। या सल्फर का यदि कोलाइडी विलयन देखें आप तो सल्फर के कोलाइडी विलयन में S8 के कई अणु आपस में जुड़ जाते हैं और इससे एक बहुआण्विक कोलाइड बनता है। इनमें जो अणु आपस में जुड़ते हैं उनके मध्य वांडरवाल बल रहते हैं जो कि दुर्बल प्रकृति के रहते हैं। जबकि वृहद आणविक देखिए, जैसा इनका नाम ही वृहद यानी होता है बड़ा, विशाल। प्रकृति में जितने भी पहचाने वाले बहुलक हैं, प्राकृतिक बहुलक जैसे कि प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, इन सभी की विशेषता ये है कि इनका आणविक द्रव्यमान अत्यंत उच्च होता है और आणविक द्रव्यमान उच्च होने के कारण ये वृहद आणविक कोलाइड कहलाते हैं। इनके बीच में जो वंडरवाल बल होता है वो प्रबल होता है क्योंकि इनकी काफी लंबी श्रृंखला होती है आणविक द्रव्यमान अधिक होने के कारण। तीसरा प्रकार जो है वो है संगुणित कोलाइड का। इसे मिसेल भी कहा जाता है। संगुणित कोलाइड की जो अवधारणा है वो इस क्लास के प्रारंभ में जो आपसे हमने चर्चा की थी कि जो टेस्ला और कोलाइडी विलयन थॉमस ग्राहम की जो अवधारणा थी उस पर ही आधारित है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो साधारण सांद्रण पर, कम सांद्रण पर प्रबल विद्युत अपघट्ट की तरह कार्य करते हैं, परंतु यदि सांद्रण इनका बदल जाए तब ये कोलाइड विलयन की तरह कार्य करते हैं। तो 2 प्रकार की इनकी शर्तें होती हैं कि अगर कम सांद्रता हुई तब ये प्रबल विद्युत अपघट्य होंगे और यदि सांद्रता बढ़ जाती है तब ये कोलाइडी विलयन का कार्य करते रहते हैं। इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं या कोलाइडी विलयन होते हैं उन्हें हम संगुणित कोलाइड कहते हैं और इन्हें मिसेल भी कहा जाता है। इनमें वांडरवाल बल पाया जाता है परंतु कम सांद्रता पे कमजोर होता है और अधिक सांद्रता पे मजबूत होता है। तो इस परिभाषा के आधार पर ही इन तीनों में परिभाषा और अंतर दोनों साथ साथ हम पढ़ रहे हैं। परिभाषा के आधार पर ही आप इसमें अंतर भी कर सकते हैं। यदि अंतर पूछा जाए 2 अंक में बहुआण्विक, वृहदाण्विक और संगुणित कोलाइड में अंतर लिखिए तो पहला अंतर यह है कि बहुआण्विक कोलाइड ऐसे कोलाइड होते हैं जिनमें कणों का आकार 1 nm से छोटा होता है और ये दुर्बल वांडरवाल बल से बंधे होते हैं। जबकि वृहद आणविक कोलाइड ऐसे होते हैं जिनमें कोलाइडी कणों का आकार अत्यंत बड़ा होता है क्योंकि इनका आणविक द्रव्यमान भी उच्च होता है। संगुणित कोलाइड या मिसेल ऐसे कोलाइड होते हैं जो कम सांद्रता पे प्रबल विद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं
और अधिक सांद्रता होने पर ही कोलाइडी विलयन का कार्य करती है। ये पहला अंतर जो था उसी से दूसरा भाग आप निकाल सकते हैं कि यहाँ बल जो है वान डेर वाल बल दुर्बल है, यहाँ प्रबल है, और यहाँ वान डेर वाल बल की प्रबलता सांद्रता पर आधारित है। कम सांद्रता पर कम और अधिक सांद्रता पर अधिक। अंत में इनका उदाहरण लिखना है आपको। बहुआण्विक कोलाइड का उदाहरण लिखा हुआ है बोर्ड पर। गोल्ड सॉल्ट या सल्फर S8 के अणु जो सॉल्ट बनाते हैं, सल्फर का सॉल्ट। वृहद आणविक कोलाइड का उदाहरण है प्रोटीन, स्टार्च, सेल्यूलोज और मिसेल का उदाहरण है साबुन या अपमार्जक। इनकी प्रकृति भी यदि आप देखें तो बहुआण्विक कोलाइड जो होते हैं वो प्रायः द्रव विरोधी है, क्योंकि इसमें जैसे गोल्ड सॉल्ट देख रहे हैं आप, ये द्रव विरोधी है। और वृहद आणविक जो होते हैं वो द्रव स्नेही होते हैं, कि जो संगणित कोलाइड होते हैं या मिसेल होते हैं, ये दोनों प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही भी और द्रव विरोधी भी। अब हम इस अध्याय के अंतर्गत अंतिम बिंदु पर आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनाता है। ये मिसेल या साबुन की प्रक्षालन की क्रियाविधि। साबुन की प्रक्षालन की क्रियाविधि जो है वो संगुणित कोलाइड या मिसेल की क्रियाविधि पर आधारित है। जैसे संगुणित कोलाइड या मिसेल की परिभाषा हमने अभी पढ़ा है कि संगुणित कोलाइड या मिसेल ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि कम सांद्रण पर प्रबल विद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं, और जैसे ही सांद्रण बढ़ता है, सांद्रता बढ़ती है, तब ये कोलाइडी विलयन के समान काम करते हैं। इसका उदाहरण है साबुन और अपमार्जक। हम यहाँ साबुन का उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले देखिए साबुन क्या है। साबुन उच्च वसीय अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। साबुन उच्च वसीय अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है और इसका सामान्य सूत्र RCOONA होता है। यदि इसका वियोजन देखें तो इससे एक आयन बनता है RCOO- और दूसरा सोडियम आयन Na+। इस RCOO- आयन की यदि हम संरचना देखें तो इसकी संरचना में एक हाइड्रोकार्बन समूह लगा हुआ है जो R के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। ये हाइड्रोकार्बन समूह ये इसका अध्रुवीय सिरा कहलाता है या ये जल विरोधी होता है और इसे पूंछ कहा जाता है, टेल कहा जाता है। जबकि जो ऊपरी भाग है ये सिर है और इसे ध्रुवीय सिरा या जल स्नेही सिरा कहा जाता है। ये होता है COO-, जिस पर आवेश है वो ध्रुवीय सिरा है और ये ध्रुवीय सिरा जल स्नेही है जो कि हेड कहलाता है, जबकि दूसरा अध्रुवीय सिरा जल विरोधी है जो कि पूंछ कहलाता है। तो साबुन की संरचना में अब इसमें कोई भी उदाहरण लेकर आप इसे दे सकते हैं। जैसे सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट का उदाहरण लिया जा सकता है। सोडियम स्टीरेट का जो अणुसूत्र होता है C17H35COONA। ये उदाहरण लिखकर भी आप मिसेल की बनने की विधि और साबुन का प्रक्षालन समझा सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो RCOO- आयन है यह मिसेल का निर्माण करता है। अब मिसेल के निर्माण के लिए कुछ परिस्थितियां होती हैं। पहली परिस्थिति जो आवश्यक होती है वो होती है क्राफ्ट ताप। मिसेल केवल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर ही क्रियाशील होता है और इस ताप को क्राफ्ट ताप कहते हैं। जब तक ये ताप प्राप्त नहीं होगा मिसेल कार्य नहीं करेगा। दूसरा, मिसेल एक निश्चित सांद्रता से अधिक सांद्रता पर ही कार्य करता है और यह सांद्रता क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहलाती है। इसे अंग्रेजी में क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं और इसलिए इसे CMC द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यदि साबुन की प्रक्षालन की क्रियाविधि देखें तो किसी वस्त्र पर जब साबुन लगाया जाता है तब साबुन के एक अणु का वियोजन इस प्रकार से होता है RCOO- एक ऋणायन और दूसरा सोडियम धनायन है। ये सोडियम धनायन जल में चला जाता है, परंतु जो RCOO- आयन है इसकी जो संरचना हमने देखी, इसके दो ध्रुव हैं और ये दो ध्रुव इस प्रकार से कम सांद्रता होने पर जल के अणुओं से जुड़ते हैं, जिसमें
ध्रुवीय सिरा जल स्नेही जो है ये जल के अणु से जुड़ेगा, जबकि दूसरा सिरा जो जल विरोधी है ये वस्त्र में उपस्थित तेल के अणु से जुड़ता है। तो यदि कम सांद्रता है तो इस प्रकार से साबुन के कण जल के अणु से जुड़ते हैं, जिससे सफाई का कार्य नहीं होता। अब सांद्रता जब CMC से अधिक हो जाती है, यानी क्रांतिक मिश्र सांद्रता से अधिक हो जाती है, जैसे साबुन के लिए इसका मान जो होता है CMC का, ये होता है 10 पे ऋण 4 की घात से 10 पे ऋण 3 की घात मोल प्रति लीटर। इस सांद्रता से अधिक होने पर ही साबुन की प्रक्षालन की क्रिया होती है। तो इस सांद्रता पर मिसेल जो होते हैं वो एक गोलाकार आकृति बना लेते हैं, जिसे आयनिक मिसेल कहते हैं। ये गोलाकार आकृति आपको दिखाई दे रही है। इसमें देखिए मध्य में तेल के कण है और इस तेल के कण से जो सिरा जुड़ा हुआ है वो है अध्रुवीय सिरा, R हाइड्रोकार्बन समूह या तेल वाला भाग या जल विरोधी सिरा, ये तेल के अणु से जुड़ा है, और दूसरा भाग जो ध्रुवीय सिरा है ये जल के अणुओं से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार मिसेल के कम से कम 100 आयन आपस में जुड़ जाते हैं, और जब ये आपस में जुड़कर ये गोला आकृति बना लेते हैं गोलाकार, तब ये तेल के कणों को इस प्रकार से यहाँ बंध के द्वारा जोड़ लेते हैं। यदि वस्त्र को हिलाया जाए, रगड़ा जाए या वॉशिंग मशीन में घुमाया जाए तो उस अवस्था में जो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है जो तेल से लगा हुआ है ये तेल को लेकर बाहर निकलता है, और जैसे ही तेल और हाइड्रोकार्बन वाला सिरा बाहर आता है, तेल जल के साथ मिल जाता है और बनाता है पायस। कोलाइडो के वर्गीकरण में आपने देखा था द्रव में द्रव का जो विलयन होता है वो पायस कहलाता है। तो ये तेल जो गंदगी के रूप में होता है वस्त्र में, जो भी गंदगी होती है धूल की या अन्य पदार्थों की, वो तेल के साथ ही चिपकी रहती है। तो तेल के साथ चिपकी हुई सारी गंदगी जल के साथ घुलकर पायस बनाती है, और यह क्रिया पायसीकरण कहलाती है। पायसीकरण की क्रिया से जो वस्त्र है उस पर जो दाग धब्बे या उस पर जो गंदगी है वो बाहर निकल जाती है। तो ये साबुन की प्रक्षालन क्रियाविधि पूर्ण रूप से मिसेल की क्रियाविधि पर आधारित है, जिसमें अंत में पायसीकरण की क्रिया होती है। तो इस प्रकार आज जो हमने कोलाइड अवस्था का अध्ययन किया उसमें सबसे पहले हमने कोलाइड की अवधारणा का अध्ययन किया। तो इसमें एक प्रश्न बोध प्रश्न आता है कि टिप्पणी कीजिए कोलाइड कोई पदार्थ नहीं है बल्कि एक अवस्था है। इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है कि कोलाइड एक पदार्थ नहीं है बल्कि एक अवस्था है। इसका उदाहरण है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की यदि कम सांद्रता हो, जल में विलयन हो, तब यह एक क्रिस्टलाभ के समान कार्य करता है, परंतु यदि इसका बेंजीन में विलयन बना लिया जाए तो ये कोलाइडी विलयन के समान कार्य करता है। कोलाइडी कणों का आकार 1 nm से 1000 nm के मध्य होता है। दूसरा प्रश्न आ सकता है आपको, कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच में कोई 2 अंतर लिखिए। इन 2 अंतरों में से बहुत ही सरल अंतर है। पहला अंतर जो आपको बताया अभी कि कोलाइडी कणों का आकार 1 nm से 1000 nm के बीच में है, जबकि वास्तविक विलयन का आकार 1 nm से कम और निलंबन का आकार 1000 nm से अधिक होता है। कोलाइडियों कणों के वर्गीकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वो है द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर का। तो द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर में पहला अंतर यही है कि द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने पर तुरंत कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है। इन्हें सरलता से बनाया सकता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड को सरलता से नहीं बनाया सकता, इन्हें विशेष विधियों के द्वारा बनाया जाता है। दूसरा अंतर इनके स्थायित्व का है। द्रव स्नेही कोलाइड स्थायी होते हैं जबकि द्रव विरोधी कोलाइड अस्थायी होते हैं। तीसरा अंतर है, यदि विद्युत अपघट्य मिलाया जाए तो द्रव स्नेही कोलाइड अल्प मात्रा में विद्युत अपघट्य से प्रभावित नहीं होते, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा से भी स्कंदित हो जाते हैं। अगला भाग जो है उसमें था बहुआण्विक, वृहद आणविक और संगुणित कोलाइड। बहुआण्विक कोलाइड जो होते हैं उनमें आपने देखा कि जो छोटे छोटे कण होते हैं जिनका आकार 1 nm से भी कम होता है, यदि ये आपस में जुड़ जाते हैं तो इन्हें बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। जैसा नाम है इनका, बहुत सारे अणु होते हैं, जिससे सल्फर एसिड के अणु उसमें आप याद रख सकते हैं जो सॉल बनाते हैं। जबकि बृहद आणविक में जितने भी प्राकृतिक बहुलक होते हैं जिनका आणविक द्रव्यमान अत्यंत उच्च होता है, ये सभी बृहद आणविक होते हैं, और इनके द्वारा जो कोलाइडी विलयन बनता है ये द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होता है। अंतिम भाग जो यहाँ अभी हमने समझा है संगुणित कोलाइड और मिसेल का है।
इसमें संगुणित कोलाइड क्या है? संगुणित कोलाइड ऐसे कोलाइड होते हैं जो कम सांद्रता पर प्रबल विद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं और अधिक सांद्रता पर कोलाइड विलयन का कार्य करते हैं। और साबुन की प्रक्षालन की क्रियाविधि मिसेल के निर्माण और अंत में पायसीकरण पर आधारित है। मिसेल क्या होते हैं? मिसेल संगुणित कोलाइड होते हैं जो कम से कम 100 आयन आपस में जुड़े होते हैं। इन्हें पुंजित कण भी कहा जाता है, एग्रीगेट पार्टिकल भी कहते हैं। और इन मिसेल के बनने के कारण ही साबुन वस्त्रों की सफाई करता है।